जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, हम लोग देख रहे थे पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान की बुक, खान सर की जो बुक है, इसको हम लोग टॉपिक वाइज देख रहे थे। तो साथियों, हम लोग अभी तक 23 टॉपिक देख चुके हैं। आज साथियों हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत का 24वां टॉपिक, जिसका नाम है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। ठीक है। तो साथियों, अगर आप लोगों ने इसकी पहली जो क्लास है उनको नहीं देखा है तो उसके साथ में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां जाकर उनको देख लीजिए। साथियों, जो ये बुक है ये सभी एग्जामों के लिए काफ़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि साथियों इस बुक से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो साथियों, इस बुक को एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़िएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं हमने साथियों इसमें क्या किया है कि आपको जो है ये लाइन बाय लाइन हमने इसको आसान भाषा में समझाया हुआ है। तो साथियों, इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और आशा करते हैं कि आपको ये क्लास जो है पसंद आने वाली है। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक का नाम दोस्तों है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। क्या है? सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। इसमें दोस्तों सबसे पहला जो वंश है जिसका नाम है पाल वंश। क्या है? पाल वंश। दोस्तों, जो 8वीं शताब्दी के मध्य अशांति एवं अव्यवस्था से उब कर जो है बंगाल के नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग सेना नायक को अपना राजा बनाया। ठीक है। पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल, किसने किया था? गोपाल ने किया था। कब? तो 750 से लेकर के 770 ईस्वी तक दोस्तों ये शासन रहा। इसने जो है पाल वंश की स्थापना की थी। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये आप लोग दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पाल वंश दोस्तों है इसकी स्थापना किसने किया था, तो गोपाल ने किया था। ठीक है। और गोपाल ने दोस्तों ओदंतपुरी में जो है विश्वविद्यालय है इसका निर्माण भी इसने कराया था। ठीक है। दोस्तों यहाँ पर नोट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि 8वीं शताब्दी में बंगाल में आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी, उसे मत्स्यनाथ कहा गया है। ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। गोपाल के पश्चात उसका पुत्र था धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। पाल वंश का शासक था। और दोस्तों जो धर्मपाल था इसने जो है 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक इसने शासन किया। उसने बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। किसने? तो धर्मपाल ने। ठीक है। धर्मपाल दोस्तों पाल वंश का महान शासक था और एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में दोस्तों उसे परम सौगात कहा गया है। ठीक है। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना की। धर्मपाल की राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। कौन था? हरिभद्र। ये जो है ये बौद्ध लेखक था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ था। कौन? धर्मपाल। ठीक है। तो यहां से आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि धर्मपाल था वो किससे पराजित हुआ था, तो प्रतिहार शासक थे वत्सराज तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, इनसे जो है पराजित हुआ। 11वीं सदी में गुजराती कवि सोट्ठल ने जो है धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। किसने? तो सोट्ठल ने। ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। देवपाल। दोस्तों जो देवपाल था ये जो है 810 से लेकर के 850 ईस्वी तक इसने शासन किया और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। पाल वंश का दोस्तों सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो देवपाल था। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया है। ठीक है। देवपाल ने सुमात्रा तथा जावा के शैलेंद्री वंशी शासक बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के संरक्षण के लिए, किसके लिए? संरक्षण के लिए। ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर संरक्षण है। संरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान में प्रदान किए थे। कुछ विद्वानों के अनुसार देवपाल ने उदंतपुरी बिहार के जो है प्रसिद्ध बौद्ध मठों का निर्माण कराया था। बंगाल के पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। गौड़ रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। ठीक है। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है साथियों इसी के पाल शासकों के समय जो है संतरक्षित और दीपांकर नामक बौद्ध विहारों में तिब्बत की यात्रा की तथा कालांतर में धर्मस्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत आया था। इसका दोस्तों देखते हैं सेन राजवंश के बारे में।
सेन राजवंश क्या है? तो पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का जो शासन सूत्र सेन राजवंश के हाथों में आ गया था। सेन वंश की स्थापना किसने किया? सामंत सेन ने राढ़ में किया। और दोस्तों सामंत सेन का पुत्र था एवं उसका उत्तराधिकारी जो है विजय सेन हुआ। कौन था? तो सामंत सेन का जो पुत्र जो है वो उत्तराधिकारी हुआ, जिसका नाम था विजय सेन। सेन वंश की राजधानी अगर बात की जाए दोस्तों, तो सेन वंश की राजधानी नदिया जो कि लखनऊती थी। विजय सेन का उत्तराधिकारी बल्लाल सेन हुआ और विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, किस धर्म का अनुयायी था विजय सेन? दोस्तों शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, आगे है बल्लाल सेन ने दोस्तों दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक जो है ग्रंथ लिखे। बल्लाल सेन ने अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण किया। लक्ष्मण सेन दोस्तों 1178 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और दोस्तों लक्ष्मण सेन की राजभाषा में अनेक विद्वान तथा लेखक निवास करते थे। इसमें गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक दोस्तों धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के जो रचयिता हैं हलायुध, ये आए थे। तो साथियों ये जो पॉइंट है ये आप लोग जरूर याद करिएगा। ये जो लेखक हैं और उनकी जो रचनाएं हैं इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो हलायुध है, हलायुध उसका प्रधान न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम वंश का साथियों जो सेन राजवंश है ये सेन राजवंश प्रथम वंश तथा प्रथम वंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि सेन राजवंश प्रथम वंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण कराया था। ठीक है, आगे साथियों इसी के है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था तो याद रखिएगा लक्ष्मण सेन था। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं कश्मीर के राजवंश के बारे में। साथियों जो कश्मीर के राजवंश हैं, कश्मीर पर शासन करने वाला जो राजवंश है कलाक्रम कुछ इस प्रकार से थे। पहला है कारकोट वंश, दूसरा है उत्पल वंश और तीसरा है लोहार वंश। तो दोस्तों जो कश्मीर के जो हिंदू राज्य का इतिहास कल्हड़ की राज तरंगड़ी से जानकारी इसकी मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि जो है राज तरंगड़ी के लेखक कौन है, तब आप लोग आंसर लगाइएगा कल्हड़ है। कौन है राज तरंगड़ी के लेखक? कल्हड़। ठीक है, इसके आगे साथियों कल्हड़ ब्राह्मण जाति का था। किस जाति का था? जो कल्हड़ था वो ब्राह्मण जाति का था। राज तरंगड़ी की रचना उसने जयसिंह के शासन काल में पूर्ण की थी कल्हड़ ने। इसकी रचना महाभारत की शैली के आधार पर की गई है। ठीक है, तो यह बस यहाँ पर इतना ही था। साथियों अगला जो वंश है जिसका नाम है कारकोट वंश। क्या है? कारकोट वंश। तो इस वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने 7वीं शताब्दी में की थी। कब किया था? तो दुर्लभ वर्धन ने 7वीं शताब्दी में दोस्तों कारकोट वंश की स्थापना किया था। ललितादित्य मुक्तापीठ 724 से 760 ईस्वी तक कश्मीर का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और वह एक साम्राज्यवादी शासक था। ललितादित्य विजेता होने के साथ साथ दोस्तों एक कला प्रेमी और महान निर्माता भी था। कौन? तो ललितादित्य। ठीक है, तो यहां से ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे साथियों है उसने सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर उसी के द्वारा बनवाया गया था, ललितादित्य के द्वारा। और इसने जो है कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया था। इस वंश का दोस्तों अंतिम शासक की बात की जाए तो जयापीड विनयादित्य था। कौन था? जयापीड विनयादित्य दोस्तों इस वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद साथियों अगला वंश है उत्पल वंश। क्या है? उत्पल वंश के बारे में देखते हैं। दोस्तों जो उत्पल वंश है ये कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना की तथा इस वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। किसने किया था? अवंती वर्मन ने दोस्तों उत्पल वंश की स्थापना किया था। अपने मंत्री सूर्य के साथ अवंती वर्मन ने शासन किया और अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना भी अवंती वर्मन ने की थी। ठीक है, आगे साथियों इसी के है अवंती वर्मन एक लोकोपकारी शासक था जिसने कृषि की उन्नति के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। साथियों याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि नहरों का निर्माण किसने कराया था तो अवंती वर्मन ने कराया था। अवंती वर्मन ने साहित्य एवं कला को काफी प्रोत्साहन दिया। किसको? साहित्य एवं कला को। इसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के मध्य में दोस्तों गृह युद्ध हुआ तथा जिसमें वैध उत्तराधिकारी शंकर वर्मन विजयी रहा।
उसके बाद दोस्तों क्षेमेंद्र गुप्त 950 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसका विवाह लोहार वंश की राजकुमारी विद्या से हुआ। क्षेमेंद्र गुप्त के बाद कश्मीर को सत्ता एक महत्वाकांक्षी शासिका रानी विद्या के हाथ में 50 वर्षों तक रही। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। इसी के साथियों आगे है, विद्या की गणना प्रसिद्ध महिला शासकों में की जाती है एवं उसका नाम सिक्कों पर उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, अब साथियों आगे देखते हैं लोहार वंश। लोहार वंश दोस्तों, इस वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो संग्राम राज। दोस्तों ये लोहार वंश का संस्थापक था। कौन था? संग्राम राज है दोस्तों, ये लोहार वंश का संस्थापक था। लोहार वंश का शासक हर्ष एक जो है विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता भी था। कल्हड़ जो है हर्ष का आश्रित कवि था। इसने दोस्तों राजकोष को भरने के लिए कई सारे कर टैक्स लगाए तथा मंदिरों को लूटा। हर्ष में सद्गुणों एवं दुगुणों का विचित्र मिश्रण था हर्ष में। ठीक है, आगे साथियों, हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। क्या कहते हैं? जो हर्ष दोस्तों है इसको कश्मीर का नीरो कहा जाता है। हर्ष के काल में कश्मीर में भयंकर अकाल पड़ा, फिर भी उसने दमन पूर्ण करों को वापस नहीं किया। जयसिंह 1128 से लेकर के 1155 ईस्वी तक इस वंश का अंतिम शासक था। कल्हड़ कवि राजतरंगड़ी का विवरण जयसिंह के शासन के साथ ही समाप्त हो जाता है। 11वीं सदी में जो है क्षेमेंद्र ने बृहद कथा मंजरी तथा सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। आगे साथियों देखते हैं कौन सा है, कामरूप का वर्मन वंश। ये देख लेते हैं साथियों, और ये साथियों लास्ट वंश है। क्या? कामरूप का वर्मन वंश। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप राज्य का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था और इस वंश की स्थापना पुष्य वर्मन द्वारा की गई जो समुद्रगुप्त के समकालीन थे। वर्मन वंश के आरंभिक शासक गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार कामरूप के राजा को प्रयत्न नृपति यानी सीमांत राजा कहा गया और दोस्तों इसकी राजधानी प्राग्ज्योतिष नामक स्थान पर थी और कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। ठीक है, तो साथियों आपको जो है यहाँ से इतने जो वंश हैं इन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।